Hello students, welcome to our GK GS Mega Revision 2025 Sprint। मैं आपकी होस्ट और आज हम एक बहुत ही फोकस्ड, एकदम हाई एनर्जी रिवीजन सेशन करने वाले हैं। देखिए, अगर आप आने वाले एग्जाम्स को लेकर थोड़े भी सीरियस हैं ना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एकदम क्लियर और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डायरेक्टली रेफरेंस ले रहे हैं नवदीप सर के जीएस नोट्स से। अब इन नोट्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इनमें एक्सट्रीमली हाई प्रोबेबिलिटी एग्जाम क्वेश्चंस भरे हुए हैं। ये वो एग्जैक्टली रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं जो लिटरली आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और पूरा फोकस यहीं बनाए रखिए। हमारे नोट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके ये सब कुछ शामिल किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एक परफेक्ट और बैलेंस पैकेज है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर और स्टेप बाय स्टेप रहेगा। नंबर 1, इंडियन ज्योग्राफी एसेंशियल्स। नंबर 2, इकोनॉमिक्स एंड कमिटीज। नंबर 3, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और नंबर 4, कंप्यूटर नॉलेज। Section 1, Indian Geography Essentials. Get ready everyone, दिमाग लगाने की बारी आ गई है। अब मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको एक्चुअल एग्जाम हॉल की तरह सोचकर गैस करना है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वर्ल्ड्स सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन लोकेटेड? दुनिया की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा यानी कोस्ट लाइन किस शहर में स्थित है? सोचिए थोड़ा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पुदुचेरी या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। आप जानते हैं ज्योग्राफी के ऑप्शंस एक्चुअल एग्जाम में हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए ही बनाए जाते हैं। ये सभी कोस्टल सिटीज हैं, पर सेकंड लॉन्गेस्ट कहां है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी चेन्नई। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट। चेन्नई का मरीना बीच दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट नेचुरल अर्बन बीच है। इस फैक्ट को अपने दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है। अब एक और सुपर इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चन जो नोट्स में प्रोमिनेंटली हाईलाइट किया गया है। फ्रॉम विच प्लेस डज द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वेल, ये मैं यहाँ डायरेक्टली आंसर नहीं करने वाली। ये आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। इस सेशन के बाद फुल पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करके इसका एग्जैक्ट आंसर जरूर ढूंढिए। Section 2, Economics and Committees. चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त शायद थोड़ा ड्राई लग सकता है, पर याद रखिए ये जो कमिटीज वाला पार्ट है ना, ये हाईली स्कोरिंग होता है। ये रहा एक क्लासिकल डायरेक्ट क्वेश्चन। द मार्शल कमिटी वाज सेट अप टू रिपोर्ट ऑन व्हाट? मार्शल समिति किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए बनाई गई थी? ध्यान दीजिए, इसमें कीवर्ड है मार्शल। Let's look at the options. Option A, economic policy. Option B, constitutional changes. Option C, black money. या Option D, auto fuel policy. अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ गलती क्या करते हैं? वो इकोनॉमिक पॉलिसी या ब्लैक मनी जैसे हैवी जेनरिक टर्म्स देखकर गेस मार्क कर देते हैं। ऐसे एग्जामिनर ट्रैप्स में बिल्कुल मत फंसना। The correct option is option D, auto fuel policy. So the absolute crucial point here is जब भी मौशीलकर कमेटी का नाम आपके सामने आया, आपके दिमाग में तुरंत ऑटो फ्यूल पॉलिसी फ्लैश होना चाहिए। इसे लिटरली अपना एक गोल्डन रूल बना लीजिए। इकोनॉमिक सेक्शन में एक और टर्म बार बार आता है एंड दैट इज डंपिंग, मतलब एक्सपोर्टिंग गुड्स एट प्राइसेस बिलो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक देश किसी प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपये खर्च करता है और उसे दूसरे देश के मार्केट में जाकर सिर्फ 80 रुपये में बेचने लगता है, तो उसे डंपिंग कहते हैं। ये दूसरे देश की लोकल मार्केट को पूरी तरह बर्बाद करने की एक बहुत एग्रेसिव स्ट्रैटेजी होती है। आई होप इस सिंपल कहानी से आप ये कॉन्सेप्ट अब कभी नहीं भूलेंगे। Section 3, International Organizations. Let's move on. इंटरनेशनल बॉडीज के हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित हैं, ये एग्जाम में गारंटीड आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। इन नोट्स में एक बहुत बढ़िया जियोग्राफिकल अप्रोच से क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑर्गेनाइजेशंस शेयर हेडक्वार्टर्स इन वॉशिंगटन डीसी? अब देखिए, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन याद रखने के बजाय आपको इजीली पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का बेस वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन एक की पावर हब है और ऐसी ग्रुप्ड इन्फॉर्मेशन को याद रखना एग्जाम प्रेशर में कहीं ज्यादा आसान होता है। और आईएमएफ की ही बात आई है तो ये क्रूशियल क्वेश्चन जरा देखिए। वोटिंग राइट्स इन द आईएमएफ आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? आईएमएफ में वोटिंग का अधिकार किस आधार पर तय होता है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कॉमन सेंस वाले आंसर्स लगते हैं ना, वो अक्सर गलत होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। ए, वन कंट्री वन वोट।
B. Proportion to share of world income, C. Proportion to contributions, और D. Proportion to quota allotted. ऑप्शन ए बिल्कुल यूएन जनरल असेंबली या हमारी अपनी डेमोक्रेसी जैसा फेयर लगता है ना, पर सच तो ये है कि एग्जामिनर यही चाहता है कि आप ऑप्शन ए चुनें। ये बिल्कुल एक ट्रैप है। The correct option is actually option D, proportion to quota allocated to countries from time to time. Now what's really fascinating about this organization is कि IMF में हर देश बराबर नहीं है। जिसका IMF में जितना बड़ा फाइनेंशियल कोटा अलॉट किया गया है, उसकी उतनी ही बड़ी वोटिंग पावर होती है। तो याद रखिए, IMF एक कोऑपरेटिव जरूर है, पर यह बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है। सेक्शन 4 कंप्यूटर नॉलेज। आ गए हैं हम अपने आखिरी पड़ाव पर। बहुत से स्टूडेंट्स रिवीजन के टाइम इस कंप्यूटर वाले सेक्शन को स्किप कर देते हैं, पर यहां से आप बहुत ही इजी फ्री के मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। Here is the question. In MS PowerPoint, what is the slide master used for? MS PowerPoint में स्लाइड मास्टर किस काम आता है? ये तो एक ऐसी प्रैक्टिकल चीज है जो आप लोग शायद खुद अपनी स्टडी प्रेजेंटेशंस या कॉलेज प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए रेगुलरली यूज करते होंगे। The correct option is option B, set uniform design for all slides. देखिए, सिंपल सी बात है। अगर आपको एक ही फॉन्ट साइज, एक ही बैकग्राउंड कलर या अपना चैनल लोगो सारी 50 स्लाइड्स पर एक साथ चाहिए, तो आप एक एक स्लाइड पर जाकर मैनुअली तो फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे ना। आप बस एक मास्टर स्लाइड सेट करते हैं और वो लॉजिक पूरी फाइल का डिजाइन ऑटोमेटिकली डिक्टेट करती है। अगर इसे ऐसे प्रैक्टिकली समझेंगे तो आंसर हमेशा दिमाग में रहेगा। अब एक फाइनल थोड़ा सा प्रोवोकेटिव क्लिफ हैंगर क्वेश्चन आप सबके दिमाग की एक्सरसाइज के लिए। द VLOOKUP फंक्शन इन एक्सेल फेल्स इफ व्हाट? एक्सेल में बहुत ही फेमस VLOOKUP फंक्शन कब असफल हो जाता है? ये पर्टिकुलर फंक्शन पूरे डेटा एनालिसिस की जान है, पर इसकी एक बहुत ही बेसिक वीकनेस होती है। दिमाग लगाइए थोड़ा। और हाँ, बाकी की डिटेल्स ढूंढने के लिए आपको इन फुल नोट्स में जाना पड़ेगा। और सच कहूं तो ऐसी डिटेल में प्रिपरेशन ही हमारा फाइनल पॉइंट है। अवॉइड द सरप्राइज टेस्ट स्ट्रेस। जब आप इनएग्जैक्ट हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस का रेगुलरली और बार बार रिवीजन करते हैं, तभी आप एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंटली बैठ पाते हैं। ये जो कंसिस्टेंट रिवीजन है ना, यही आपको इस स्ट्रेस से बचा सकता है और एक्चुअल एग्जाम क्रैक करने का एकमात्र सॉलिड फॉर्मूला है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे PDFs के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।